यूपीएससी प्री, जिसे सामान्य भाषा में आप लोग आईएएस के नाम से जानते हैं। हालांकि आईएएस इसमें एकमात्र पद है, इसके अलावा और भी बहुत सारे पद इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं। भारत की क्या, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। तो आज यानी कि 5 जून को इसकी प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई है और आपके सामने सेट का जो सी नंबर का सेट आपके सामने है और इसमें हम जीएस के जो 100 प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को करेंगे डिस्कस। और आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इस बार पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है, आप थोड़ा सा देखेंगे तो आप समझ में खुद ही आ जाएगा आपको। देखिए, अशोक के प्रमुख शिलालेखों के नाम दिए गए हैं और वह स्थान जिस राज्य में वो है, धौली, एरगुडी, जौगढ़ और कालसी। और यहाँ पर बताया गया है कि कितने युग्म सही हैं। अभी तक तो ये होता था कौन सा युग्म सही है कौन सा गलत है, तो यहाँ पर पूछा गया कि कितने युग्म आपके सही हैं। धौली भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ये तो करेक्ट है। एर्रगुडी के बारे में बात करें तो एर्रगुडी आपको मिलेगा कहाँ पर, तमिलनाडु में मिलेगा। जौगढ़, जौगढ़ गंजम जिले में है, यानी कि ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ये कहाँ पर उड़ी मिलेगा आपको, उड़ीसा में मिलेगा। कालसी कर्नाटक में नहीं है, कालसी जो है ये आपको मिलेगा कहाँ पर, देहरादून में, यानी कि उत्तराखंड में। तो केवल एक विकल्प यहाँ पर सही दिया गया है, यानी कि उपयुक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित हैं, तो केवल एक युग्म इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राजा और राजवंश के नाम दिए गए हैं। नानुक चंदेल वंश के संस्थापक थे, ये तो आप जानते ही हैं, सही है ये। जयशक्ति चंदेल वंश के 9वीं शताब्दी के राजा शासक थे, तो परमार वंश के नहीं थे, यानी कि ये गलत हो गया। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर पत्रिहार वंश के थे, ये भी सही है। और भोज, आप जानते हैं भोज परमार वंश के राजा थे, तो ये गलत है। कुल मिला के कितने युग्म सही हुए, कुल मिला के 2 युग्म इसमें सही हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। फिर देखिए, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। संगम साहित्य के बारे में बात की जा रही है, कौन सा एक सही है, तो इसका जो ऑप्शन बी है, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, ये इसका करेक्ट है। ठीक है, फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निज़ामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। योग वशिष्ठ का निज़ामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। अकबर, हुमायूं, शाहजहाँ, औरंगज़ेब। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, चौथे का ए सही है, यानी कि अकबर। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेट सी के आंसर आपको दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है, तो 4 विकल्प हैं यहाँ पर। मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। ठीक है, दूसरा विकल्प है वेद शाश्वत, आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतया प्रामाणिक हैं। तर्कसंगत युक्तियाँ सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे और ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता है। रामानुज की शिक्षाओं को सही तरीके से निरूपित करने की बात हो रही है यहाँ पर। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति माना गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं, तो देखिए यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। पहला है आपका, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी। तो 3 कथन है, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए का मतलब केवल 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट है, तीसरा गलत है, 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। कौन सा है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 6 है ना, हाँ 6 के बाद आ जाते हैं 7 पे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है।
मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है? तो सही जवाब, वे शरीर को रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं, यानी कि इसका विकल्प डी करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। पारा सूक्ष्मकण नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। ये गलत है। कुछ धात्विक ऑक्साइडों के पारा सूक्ष्मकण प्रसाधन सामग्री के निर्माण में काम आते हैं। तो इसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, 1 2 3, इसको ऐसे पढ़िए और फिर कम से हम आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है ये देखना है हमें। कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परा सूक्ष्मकण प्रसाधन सामग्री कॉस्मेटिक्स के निर्माण में काम आते हैं, ये तो करेक्ट है। और कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परा सूक्ष्मकण जो पर्यावरण में आ जाते हैं वो मनुष्यों के लिए असुरक्षित होते हैं। तो ये कथन भी यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि 2 और 3 यहाँ पर सही हैं। तो 2 और 3 मतलब ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? तो चलिए देखते हैं। किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? दूसरा है समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए। तीसरा है प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर 1 और 2 केवल करेक्ट हैं आपके, तीसरा सही नहीं है। केवल 1 और 2 यहाँ पर सही हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए ये प्रयोग में नहीं होता है। तो मतलब ये कि इसका आंसर सी करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन है सी ये करेक्ट है। फिर 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, 4 नाम हो गए। वातावरण में उपयुक्त में से किसकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? तो आप जानते हैं कि जब नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि 2 और 4, 2 और 4 के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो केवल ऑप्शन बी है। तो यहाँ पर 10 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है कि उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। और दूसरा कथन है कि भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त किरणों का निम्न वेग में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभाव होता है। तो 11 का सही जवाब क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही हैं यहाँ पर। और निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 कथन दिए गए हैं। उत्तरी पश्चिमी केन्या में बीडी बीडी एक बृहद शरणार्थी बस्ती है। बीडी बीडी। दूसरा है कि दक्षिण सूडान गृहयुद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीडी बीडी में रहते हैं। सोमालिया के गृहयुद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 है। और 12 का सही जवाब इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 और 3 केवल करेक्ट है, 2 और 3 इसके सही हैं। फिर निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। आर्मीनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया और उज्बेकिस्तान कौन से तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं? तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य कौन कौन से हैं ये प्रश्न पूछा जा रहा है। सही जवाब इसका हो जाएगा 2 और 5, यानी कि अजरबैजान और उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प होगा कौन सा सही होगा? 2 और 5 वाला, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, ऑप्शन सी। 13 का ऑप्शन सी सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश बोल्टी परियोजना है, ठीक है। 3 कथन हो गए। इसका आंसर देखते हैं। तो केवल 2 यहाँ पर सही है, इसलिए इसको केवल
ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे, केवल 2 यहाँ पर करेक्ट हैं। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये सही है। बाकी 1 और 3 यहाँ पर गलत हैं। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं, यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। तीनों पर विचार करना है कि किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुव्यवस्थित करने का अधिकार है। दूसरा विकल्प है सभी राज्यों के, चाहे वे तटीय हों या भूमध्य भाग के हों, जहाज़ों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होता है। तीसरा कथन है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 मील से अधिक नहीं होगा जहां से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। तो ये आपके ऑप्शन हैं और उसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है और इसमें से जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1, 2, 3 इसके करेक्ट हैं। तीनों विकल्प यहाँ पर करेक्ट हैं, 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सेंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, तो आमतौर पर यह माना जाता है कि वे दक्षिणी चीन सागर के आसपास किसी देश द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप हैं। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। वहाँ ताइवान को अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक अस्थायी अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापित किया गया है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उन्हें आकस्मिक अस्वामिक भूमि घोषित किया है, तथापि कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देश उन पर दावा करते हैं। तो 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 16 का सही जवाब ABCD में दिया गया है। सही जवाब इसका केवल बी हो जाएगा। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, देश और हाल में समाचारों में होने का कारण क्या है? तो चलिए देखते हैं। चाड, गिनी, लेबनान और ट्यूनीशिया। चाड, चीन द्वारा अस्थायी सन्निवेश की स्थापना। फिर बात करते हैं गिनी के बारे में, सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन। लेबनान, गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी। ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, केवल 3 युग्म। ठीक है, यहाँ पर 3 युग्म सही हैं। बताओ कौन कौन से सही हैं, ये आपको बताना है। इसमें से केवल 3 सही हैं, 1 गलत है। जो गलत है वो आप पहचानिए। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। फिर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, अक्सर समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र और देश। इस बार देख रहे हैं आप, केवल युग्म पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर युग्म दे रहा है। फिर आपको ये बताना है कि कौन कौन से युग्म सही हैं, कौन कौन से गलत है, ये नहीं बताना है। कितने सही हैं कितने गलत हैं ये बताना है आपको। तो चलिए बताइए। अक्सर समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र अनातोलिया, अम्हारा, काबो डेलगाडो और कातालोनिया। इसमें से सही कितने हैं? 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 2 युग्म सही हैं इसमें। कौन कौन से सही हैं? फटाफट कमेंट करिए और बताइए। यहाँ पर सिर्फ आंसर की मैं आपको बताऊँगा, बहुत डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सिर्फ प्रश्नों को देखिए और समझिए कि प्रश्नों का लेवल क्या होता है। ठीक है, प्रश्नों का लेवल समझिए। विस्तृत व्याख्या मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा और हर प्रश्न की विस्तृत व्याख्या आपको मिलेगी। ये 2-4 खंडों में रहेगी, लेकिन पूरी व्याख्या आपको मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के, अब यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। 2 है कि जब किसी वन्यजीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है और किसी संरक्षित वन्यजीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पालने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। तो 19 है, 19 का सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 और 2 केवल यहाँ पर करेक्ट हैं, 1 और 2। तीसरा जो है ये गलत है। निम्नलिखित में किस एक जीव की कुछ प्रजाति कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं? 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? चींटी। ठीक है, 20 का ए यहाँ पर करेक्ट है।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार अधिक हैं औद्योगिक विवादों, समाधानों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, श्रम ब्यूरो। भारत में कोयला नियंत्रक संगठन कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन सीसीओ की क्या भूमिका है? सीसीओ की भूमिका क्या है? एक, सीसीओ भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता है। तीसरा है कि यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुसरण करता है। चौथा है, यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। तो यहाँ पर कूट दिए गए हैं, कूट के आधार पर आपको आंसर देना है। केवल 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर केवल 1 और 2 सही है, बाकी 2 यहाँ पर गलत हैं। तो 1 और 2 केवल सही है, यानी कि यहाँ पर जो विकल्प 22 है इसका सी सही होगा। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए, किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबंधित करता है? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन है, भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत समस्त तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है और यह शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने का नव प्रवर्तन हल उपलब्ध कराता है। तो 2 कथन दिए गए हैं, दोनों पर आपको विचार करना है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसमें कोई भी सही नहीं है, न तो 1 सही है और ना ही 2 सही हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कौन सा गठित किया गया है? सही जवाब इसका होगा केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यानी कि यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल कमेटी के संदर्भ में कथन है। 3 कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन इसमें सही है। 26 तो कौन सा सही है? केवल इसमें जो है कथन पढ़ लीजिएगा आप, सही केवल तीसरा है। यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रतियों का आकलन करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर केवल तीसरा सही है, यानी कि विकल्प ए केवल यहाँ पर करेक्ट होगा। विकल्प ए 26 का ए केवल करेक्ट है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 28 है क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पर देखिए 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान कर सकती है। अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। यूएन महासभा में अस्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। 28 है। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं और सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी सही यहाँ पर। यानी कि जो यहाँ पर विकल्प हैं 1, 2 और 3 सभी यहाँ पर करेक्ट हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर होगा 29। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में आपको विचार करना है चाय बोर्ड के बारे में। चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है। दूसरी बात, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। और एक स्टेटमेंट और है कि इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। तो इसका जो जवाब होगा क्या हो जाएगा 29। सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। केवल 1 और 4 यहाँ पर सही हैं। 1 और 4 यहाँ पर करेक्ट हैं।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? ए, बी, सी और डी दिया गया है। ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन, मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं। तो ये ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन हो सकता है। 30 का ए यहाँ पर करेक्ट है। फिर क्रम से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ गए हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा, यहाँ पर देखिए 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों को पढ़ना पड़ेगा। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबीए से संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है। तो 31 का यहाँ पर देखिए कौन से कथन सही हैं। तो इसमें कौन कौन से कथन सही हैं 31 में? तो केवल 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। पहला गलत, 2 और 3 यहाँ पर सही हैं। 31 में ऑप्शन बी केवल 2 और 3। 32 देखिए, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित राज्यों पर विचार, आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा पर आपको विचार करना है। तो कितने आम तौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? इनमें से कितने आम तौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? तो केवल 3 राज्य। केवल 3 राज्य कौन कौन से हैं ये आप बताइए। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प है वो ऑप्शन सी वाला करेक्ट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं, ये बात कही जा रही है 33। और आईसीआरए नाम से जानी मानी क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ब्रिक वर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। कौन कौन से कथन इसमें सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन है 33, जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट हैं। केवल 2 और 3। आईसीआरए नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और तीसरा भी सही है, पहला यहाँ पर गलत है। 34 पे आ जाइए। 34 प्रश्न क्या है? बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी के बारे में है ये क्वेश्चन। आरबीआई का गवर्नर बीबीबी का चेयरमैन होता है, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। दूसरा स्टेटमेंट है कि बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है। तीसरी बात है कि बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को कार्यनीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। 34 है क्वेश्चन। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही हैं, पहला गलत है, बाकी 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है। परिवर्तनीय बांड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। परिवर्तनीय बांड के बारे में बात हो रही है। 2 स्टेटमेंट हैं, देखिए इनको। चूँकि बांड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बांड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं, ये बात कही। दूसरी बात है कि इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बांड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों में संलग्नता इंडेक्सेशन की मात्रा जो है प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखिए आपके विकल्प दिए गए हैं और इन्हीं में से आपको आंसर भी चुनना है। क्वेश्चन है 35 और 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही हैं यहाँ पर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 पे। प्रश्न होगा निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, फिर यहाँ पर विकल्प मिलेगा आपको। तो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 3 संगठन हो गए। भारत इनमें किसका सदस्य है? ये प्रश्न पूछ रहा है कि भारत इसमें किसका सदस्य है। सही जवाब हो जाएगा सभी का, 1 2 3 सभी का। ठीक है, भारत इसमें सभी का सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखिए 37। हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है।
वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है। वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी मूर्त श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है। और भी दिए गए हैं ऑप्शन 4 और 5 भी हैं। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब थोड़ा सा मुश्किल है इसका आंसर। फिलहाल मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 पे आ जाइए। भारत में निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति को निर्यात कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? 38 सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। ये तो आप जानते ही हैं, आसान क्वेश्चन था, पहला आसान क्वेश्चन मिला है। नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और कौन से कथन सही है कौन से गलत ये आपको पहचानना है। 39 है, सही जवाब हो जाएगा वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को बनाते हैं, सही है। वे अन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो, ये भी सही है और तीसरा भी सही है, यानी कि इसका जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब ऑप्शन डी है। फिर देखिए जलाशय और राज्य कितने युग में सम्मिलित नहीं है ये पूछ रहा है आपसे, तो जलाशय और राज्य वाला क्वेश्चन आ गया है। सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल एक युग में इसमें सम्मिलित नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ कौन सा, ये आप बताइए। फिर देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। तो आरक्षित विषय कौन से माने गए थे? न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व और पुलिस। क्वेश्चन नंबर है 41, सही जवाब हो जाएगा इसका 1, 3 और 4, 2 को छोड़ दीजिए, बाकी सब इसमें शामिल हैं। ठीक है। मध्यकालीन भारत में शब्द फणम किसे निर्दिष्ट करता है? देखिए मैंने बताया था कि मैं आपको बहुत अधिक व्याख्या नहीं दूंगा, टू दी पॉइंट ही चलेंगे, क्योंकि प्रश्न ही बड़े लंबे हैं और व्याख्या देने लग गए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर सीधे सीधे चल रहा हूँ। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट हो रहा है तो जी कमेंट करिएगा। मध्यकालीन भारत में शब्द फणम किसे निर्दिष्ट करता है? तो सही जवाब है इसका सिक्के, ऑप्शन बी करेक्ट है, सिक्के। और वारिंद्र कुमार घोष, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और रासबिहारी बोस कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा था? गदर पार्टी के साथ कौन सक्रिय रूप से जुड़ा था? सही जवाब है इसका केवल 3, मतलब केवल इसमें से रासबिहारी बोस, बस। क्वेश्चन नंबर पे आ जाइए 44 पे। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बात हो रही है यहाँ पर क्रिप्स मिशन के बारे में। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। दूसरा स्टेटमेंट है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोनों सही नहीं हैं, पहला भी गलत दूसरा भी गलत, दोनों सही हैं, तो डी को हम आंसर कर लेंगे। ठीक है, 44 का डी। फिर देखिए भारतीय इतिहास के संदर्भ में मूल ग्रंथों पर विचार करिए। नेत्तिपकरण, परिशिष्ट पवर्णन, अवदान शतक और त्रिशलिष्ट लक्षण महापुराण कौन से जैन ग्रंथ हैं? इसमें ये बताना आपको कि इसमें कौन सा ग्रंथ है जो कि जैन ग्रंथ है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका केवल 2 और 4, मतलब ये हो गया ये हो गया। 2 और 4 का विकल्प कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है, तो बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, बी। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के बारे में क्वेश्चन होगा 46। ऐतिहासिक व्यक्ति किस रूप में जाने गए? कितने युग में सही सुमेलित हैं? आर्योदय, दिगनाग, नाथ मुनि। अब इसमें से कौन सही सुमेलित है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सही जवाब इसका हो जाएगा केवल 2 युग में, केवल 2 युग इसमें सही हैं। कौन गलत है बताओ, जो गलत है उसको बताओ। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण
दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शर्त पर घेरा डाल दिया। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 47। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन, केवल 2 यहाँ पर सही है, बाकी सब यहाँ पर गलत हैं। केवल 2 यहाँ पर सही है। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुँचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया था, बाकी सब यहाँ पर गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाइए फटाफट। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुलाह दारुन क्या कहलाते थे? कुलाह दारुन, तो ये थे सैयद, ऑप्शन डी। और भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं यहाँ पर, पढ़ लीजिए इसको और इसके बारे में जो आंसर है, तो केवल इसमें सही कौन सा है? अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत गोवा से छीन लिया था, सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की थी, ये भी सही है। केवल 2 और 3 सही हैं। 49 में केवल 2 और 3 सही हैं, यानी कि विकल्प 20 करेक्ट है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार 3 स्टेटमेंट हैं। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास नहीं हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन करने पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सभी यहाँ पर सही हैं, 1, 2 और 3 सभी सही हैं। तो ये थे 50 प्रश्न। बाकी के जो 50 प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में करेंगे डिस्कस, और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।